हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2024 के इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले में जो बोर्ड होता है ना, वो सैम्पल पेपर तो जारी कर देता है, लेकिन उस सैम्पल पेपर का आंसर कैसे लिखा जाए इस बारे में नहीं बताता। केवल सीबीएसई बोर्ड ऐसा है जो सैम्पल पेपर के साथ साथ उसका ऑफिशियल आंसर शीट भी रिलीज करता है, ताकि बच्चों को ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है। इंस्ट्रक्शंस तो होते हैं, तो प्रैक्टिकली में भी तो बच्चों को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जवाब इस हिसाब से और इतना लिखना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा बोर्ड परीक्षा बोर्ड के द्वारा जो पेपर रिलीज किया गया 2024 के, ऐसे सैंपल पेपर ऑफिशियल, उसका आंसर किस तरह से दिया जाना चाहिए। तो देखिए, जो पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का बना है। और खास बात यह है, इस क्वेश्चन पेपर में केवल 19 ही क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, प्लस 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि 19 क्वेश्चन जो है 4 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला खंड होता है जिसमें प्रश्न संख्या 1 में 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है छोटा, जबकि 1 से 8 तक के बहुविकल्पीय है, और बाकी जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। लेकिन बाकी 9 से लेके 16 तक के क्वेश्चन जो है एक या दो शब्दों का होता है, या वाक्यों में देना होता है शॉर्ट वाले। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है या तो एमसीक्यूज होगा, या शॉर्ट शॉर्ट एक शब्द या दो शब्द या फिर एक लाइन का देना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके अलावा खंड ख में क्वेश्चन संख्या 2 से 8 तक के अति लघुत्तम प्रश्न होते हैं, जिसके 2 नंबर है। मतलब यह है कि यहां पर आपको आंसर लगभग लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। खंड गांव में है क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक लघुतरात्मक, जिसके मार्क्स आपको 4 अंकों में है, और इसका आंसर आपको लगभग 60 से 70 शब्दों में देना है। फिर आता है लास्ट खंड गांव, प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 3 क्वेश्चन इसमें होते हैं। हर एक क्वेश्चन पर 6 नंबर का है, टोटल 18 नंबर का। इसके आंसर लगभग लगभग आपको 100 शब्दों के आस में देना, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ध्यान में रखना, ये जो लास्ट खंड है, यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेगा कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया, उसके आंसर में कैसे लिखना है। खंड क की बात करते हैं, जहां पर आपको पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। उसमें भी सबसे पहला पॉइंट होगा, आपका पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कि 8 एमसीक्यूज दे रखे होंगे। पहला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, एक्स अक्ष के समानांतर और वाई अक्ष के समानांतर। ध्यान रखना, गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र का ढलान। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां उपभोक्ताओं की आय में होने वाली वृद्धि से उसकी मांग में कमी होती है। मांग में कमी होनी थी, इसका मतलब ये एक ऐसा वस्तु है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम ये कहता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत की कम मांग बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी। इसका मतलब होता है गिफिन वस्तुओं में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन स्तर शून्य होने पर स्थिर लागत कैसी हो रहती है। उत्पादन, अगर आपने की क्वांटिटी जीरो, आपने प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं किया, लेकिन तब भी अगर स्थिर लागत की बात होती है, उत्पादन ना होने पर भी स्थिर लागत कुछ ना कुछ होगा। स्थिर लागत जीरो नहीं होता है। मान लीजिए आप एक दुकान खोल रहे हैं, दुकान में बिक्री शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी दुकान में कुछ लागत तो लगाते हैं ना। किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, मतलब साफ है कि आपका स्थिर लागत कुछ ना कुछ तो होता है, जीरो नहीं होता। इसका मतलब धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, किस बाजार में विक्रय लागत महत्वपूर्ण होती है। किस बाजार, विक्रय लागत का मतलब साफ होता है एक ऐसा, विक्रय लागत का मतलब होता है विज्ञापन आदि। यह मतलब बताना है किस बाजार में विज्ञापन बहुत अधिक किए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इस बाजार में तो विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। पूरी बाजार में केवल एक ही वस्तु, उसकी एक ही कीमत प्रचलित होती है। नेक्स्ट है एकाधिकार, पूरे बाजार में एक ही विक्रेता होता है और एक समान वस्तु का क्रय विक्रय होता है। यहाँ पर भी खासकर विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहाँ पर विक्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है, वस्तुओं में विभिन्नता भी पाई जाती है, इनको अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिक विज्ञापन करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब होता है अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? एक ऐसा कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो खुद ना करके एक दूसरे व्यक्ति से वो कर वसूल करके फिर पेमेंट करता है, इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कर ए को देना है लेकिन ए जो है बी से वसूल करता है। इसमें से क्या है? संपत्ति कर, आयकर, उत्पाद कर, इसमें से कोई। देखिए इसमें से जो अप्रत्यक्ष कर है वो आपका कौन सा होगा? दैट इज उत्पाद कर। कौन सा कर? उत्पाद कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पादन की वस्तु कर। ये जो है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि ये वस्तु पर लगाया, अगर वस्तुओं को जो जो परचेस करेगा वो पेमेंट करेगा, लेकिन दुकानदारों को पेमेंट करना, इसके लिए उत्पाद कर जो अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है, यानी कि एमपीसी बराबर 1 है, तो बताइए गुणक का मान कितना होगा, यानी कि के कितना होगा? 0, 1, 2 अनंत। अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एमपीसी दे रखा है तो गुणक निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1 एमपीसी कितना दे रखा है? 1 माइनस 1, 1/0। जीरो से किसी भी चीज को भाग करेंगे ना वो हमेशा क्या आएगा? अनंत आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अनंत होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है ना इस क्वेश्चन में या फिर किसी भी तरह, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर बताइए, सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, किस तरह से आपने सॉल्व किया, इसका आंसर ऐसा क्यों है, जरूर पूछिएगा। आंसर मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही कमेंट आएगा मैं आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कारक आपूर्ति में कमी लाते हैं? आपूर्ति मतलब पूर्ति में कमी होने के कारण कौन से हैं? साधन की कीमतों में गिरावट, अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी, उत्पाद शुल्क में वृद्धि, और उपरोक्त में से कोई। देखिए साधनों की कीमत के कम होने से वस्तु की लागत कम हो जाएगी, ऐसे में तो भैया आपूर्ति बढ़ेगी क्योंकि हर कोई लाभ कमाना चाहता है। अन्य वस्तु की कीमतों की कमी नहीं होने से इसकी कीमत बढ़ जाती है, उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है उत्पादक। लेकिन उत्पाद शुल्क में वृद्धि होने से उत्पादकों की लागत में वृद्धि होती है, लाभ कमी होती है, तो ऐसे में आपूर्ति कम हो जाती है। यानी कि आप हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व की महामंदी का वर्ष कब है? मतलब विश्व में महामंदी कब आई थी? इसको आर्थिक मंदी बोले जाते हैं, महान मंदी का नाम से आता है। ये वर्ष हमारा 1929, इसको याद करके रहिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कीन्स की विचारधारा का समर्थन करती है। कीन्स की विचारधारा इसमें से किस अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है? मिश्रित, मुक्त, सरकारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था और उपरोक्त सभी। देखिए कीन्स की विचारधारा बेसिकली कीन्स ने ये कहा अर्थव्यवस्था को पुशअप देने की जरूरत है, इसका काम होता है सरकार का, मतलब कीन्स ने सरकारी नियंत्रण अर्थव्यवस्था के बारे में कहा है। ठीक है, तो इसके बाद 8वें के बाद 9 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है वो ऐसे है जिसमें आपको देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें सही गलत बताना है, मतलब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें है दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्या है ये? गलत है, क्योंकि किसी भी एक उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ध्यान रखिएगा। लोच का गुणांक 0 होता है जब मांग पूरी तरह से लोचदार होती है। लोच का गुणांक 0 होता है जब मांग पूरी तरह से लोचदार होता है, गलत। जब मांग पूरी तरह से लोचदार होता है ना तो अनंत बोलते, 0 नहीं होते, वो तो बेलोचदार हो जाएगा, तो ये कथन भी क्या है हमारा? गलत है। कर स्वैच्छिक भुगतान है, क्या लोग कर को अपनी इच्छा से भुगतान करते हैं? गलत है, क्योंकि कर स्वैच्छिक नहीं है, कर एक अनिवार्य भुगतान है, आपकी इच्छा हो या ना हो कर का पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अवधि जितनी लंबी होती है मांग की लोच उतनी ही कम होती है। गलत, अवधि जितनी लंबी होगी मांग की लोच उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन है, कितना है? घरेलू आय में वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। घरेलू आय में वस्तुओं के शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है? नहीं शामिल किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि घरेलू है, घरेलू को जो है विदेशों से प्राप्त आय से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, मांग में कमी के मामले में सरकार को घाटे के बजट की नीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल हाँ, अपनानी चाहिए, क्योंकि घाटे के बजट अपनाने से देश में मांग की कमी को दूर किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एकाधिकार में फर्म और उद्योग के बीच का अंतर गायब हो जाता है। हाँ बिल्कुल गायब हो जाता है, एकाधिकार में एक फर्म ही उद्योग है, उद्योगी फर्म है, और इसका आंसर भी हम क्या कहेंगे? सही है। 16 क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत के अध्ययन के संबंधित है? नहीं है।
समष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत के बारे में अध्ययन नहीं करता, सामान्य कीमत स्तर के बारे में अध्ययन करता है। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अलावा सही गलत क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर में ऐसा ही था तो मैंने आपको वैसा ही कुछ आंसर दे दिया। अब हम बात करते हैं खंड व की, जहाँ पर अति लघुतात्मक मतलब इसके आंसर आपको 2 नंबर के हिसाब से 2 या 3 लाइन में देना है। लगभग 40 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जिसमें है सेकंड, उत्पादन वक्र का ढलान क्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र का ढलान, उत्पादन वक्र का ढलान का मतलब होता है जब वस्तु का उत्पादन बढ़ता चला जाएगा फिर वो नीचे को गिरता हुआ है, तो ये गिरता हुआ ढलान क्या होता है। उत्पादन वक्र का ढलान दर्शाता है कि उपलब्ध साधनों के अधिक उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं की उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, एक में कमी और दूसरे में वृद्धि होती, मतलब एक बढ़ाएंगे तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी, यही उत्पादन वक्र का ढलान बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान संतुलन के चालू खाते के घटक क्या है। भुगतान संतुलन का चालू घटक जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, उसके प्रमुखतः 3 घटक होते हैं। दृश्य वस्तु का आयात निर्यात, अदृश्य वस्तु का आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतर। दृश्य वस्तु ये मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मशीन आदि, मशीन, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कार आदि। अदृश्य वस्तुओं का आयात नहीं दिया जिसमें जितनी भी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी आदि। एक पक्षीय अंतरण मतलब दान, ठीक है ना, दान हो जाता है, ग्रांट होता है आदि, सब जो है भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल किया जाता है। कोई भी डाउट होता है मैं बेझिझक बता अपने डाउट को बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि हरियाणा बोर्ड के हर एक बच्चों को अपने सैंपल पेपर के सटीक आंसर के बारे में पता चल सके, और हरियाणा बोर्ड के बच्चे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको एक अच्छा सैंपल पेपर देना, आपके ऑप्शनल सैंपल का एक अच्छा आंसर देना। अब आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में फैलाए, ताकि हरियाणा बोर्ड का हर एक इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा ये जाने कि आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है। ठीक है, और ये नहीं कि ये पहला सैंपल पेपर है, ध्यान में रखना, मैं आपसे वादा करता हूं इसी तरीके के कई सारे सैंपल पेपर मैं आपको एग्जाम होने से पहले पहले प्रोवाइड करूंगा। ये शुरुआत है, अब आगे चलते चलिए, 8 बजे की क्लास ज्वाइन करते रहिएगा, आप सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है। विदेशी विनिमय दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस दर पर देश की घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय होता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे भारत में अमेरिका के $1 के बदले में 83 रुपए का पेमेंट करते हैं, तो इसको विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा देने वाले प्रोफेसर रॉबिन्स थे। उन्होंने कहा कि दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था या मानव व्यवहार के उन क्रियाओं को सम्मिलित या अध्ययन किया जाता है जिसमें मनुष्य अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। मतलब एक ऐसा शास्त्र जहां पर इस बात के बारे में पढ़ा जाता है कि मनुष्य अपने सीमित साधनों के माध्यम से किस प्रकार असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है, और उसको करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है उन क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को परिभाषित कीजिए। भुगतान संतुलन वह विवरण है, ध्यान में रखिए ये 2 नंबर के हिसाब से, ये लंबा आता है तो आपको ऑल नंबर लिखना पड़ेगा कि 2 नंबर है तो इनफ है इतना। भुगतान संतुलन वह विवरण है जिसमें एक देश के समस्त आर्थिक सौदों एवं मदों का लेखा किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के विवरणों को शामिल किया जाता है। दृश्य, अदृश्य, पूंजी अंतरण, एक पक्षीय अंतरण, सरकारी, निजी, सभी प्रकार के सौदों को इसमें शामिल किया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, समरूप उत्पाद क्या होता है। समरूप ऐसा उत्पाद जो रंग, रूप, आकार, प्रकार किसी भी प्रकार से देखते हैं वो एक समान होता है, एक जैसा होता है, किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं होती, उसे समरूप उत्पाद के नाम से जानते हैं। ओके, अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। अल्पाधिकार क्या है। अल्पाधिकार देखिएगा एक प्रकार का बाजार है, बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां संपूर्ण बाजार के एक छोटे छोटे हिस्सों पर उत्पादकों का अधिकार होता है और इस बाजार में उत्पादकों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे भारत में कम्युनिकेशन बाजार हमने देखा, आज के डेट में भारत में कम्युनिकेशन सेक्टर को
ऑक्युपाई करने वाले कुछ ही सेक्टर है, जैसे जियो है, वीआई है, एयरटेल है, बीएसएनएल है और एमटीएनएल। इसके अलावा इन पांच कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नजर नहीं आती है भी तो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से एक विशेष क्षेत्र में कुछ ही कंपनियों का, कुछ ही फर्मों का अधिकार होना अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं खंड गौ की। खंड गौ का हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और इसका आंसर आपको लगभग लगभग 70 शब्दों के आसपास लिखना है, मतलब आधे पेज तो लिखना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन है, परिवर्ती लागत की अवधारणा को एक तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। परिवर्ती लागत परिवर्तनशील लागत या एक साधन परिवर्ती का नियम भी बोला जाता है। परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है। किसी व्यवसाय में परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो लागत लगाई जाती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। मतलब साहब है, उत्पादन प्रक्रिया के परिवर्तनशील साधनों पर जो भी व्यय किया जाता है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर व्यय, जैसे श्रमिकों पर व्यय, जैसे ईंधन जो खर्चा होता है वो सब, ये सब हमारी अस्थायी व्यय होते हैं। इसलिए इसको, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगी तो कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, श्रमिक ज़्यादा चाहिए, ईंधन ज़्यादा चाहिए, तो इनको हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और परिवर्तनशील लागत की गणना करने के लिए कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटा दिया जाता है, तब प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है, उत्पादन की 0 इकाई पर भी हमारा कुछ ना कुछ लागत होता है, क्योंकि स्थिर लागत होता है। स्थिर लागत हर एक पॉइंट पे हमारा समान रहता है, तो ऐसे में कुल लागत में से स्थिर लागत को घटा देंगे तो परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाएगा। अब परिवर्तनशील लागत 0 से शुरू होते ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है, कुछ इस तरह से होता है। ये होता है परिवर्तनशील लागत, TVC। इसको कुल परिवर्तनशील लागत के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। ओके, इतना लिखना है, 4 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़े, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की व्याख्या कीजिए। आपको पता होना चाहिए मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य, दोनों को एक्सप्लेन करना है। पहला, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और जिसकी पूर्ति मुद्रा के द्वारा ही की जाती है, जबकि पुराने समय में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, जहां पर कोई भी फिक्स नहीं थी जिसके माध्यम से, लेकिन मुद्रा वस्तु को क्रय विक्रय करने के लिए जो है बहुत ही अच्छा साधन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है मूल्य। किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का जो मूल्य का निर्धारण मुद्रा के द्वारा किया जाता है। जैसे आज की डेट में क्या है, कोई पेन है, कपड़े ले, कुछ भी लीजिए, हर चीज की कीमत होती है किसमें, रुपए में। भारत की मुद्रा कौन है, रुपए है, ध्यान में रखेंगे इसको। क्वेश्चन 11, केंद्रीय बैंक के किन्हीं 4 कार्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक के तो वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, क्योंकि 4 नंबर में 4 पॉइंट पूछा गया, 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, खाली लिखना नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है। जैसे पहला कार्य, नोटों का निर्गमन। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक का सबसे पहला कार्य होता है अपने देश के लिए नोटों का निर्गमन करना, और जिससे पूरे देश में नोटों की एक रूपता बनी रहे। नंबर 1। नंबर 2, सरकार का बैंकर। व्यापारियों अन्य सामान्य व्यक्तियों की भांति सरकार को भी बैंक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। सरकार को पैसे चाहिए, सरकार को पैसे जमा करने हैं, तो ये उनका बैंक की सेवाएं केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और नेक्स्ट है, प्रत्येक बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक होता है, जहां पर प्रत्येक बैंक आम आदमी की तरह अपनी जमाओं को जमा करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोन भी, ऋण भी वहां से उठाते हैं। ठीक है। लास्ट है अंतिम ऋणदाता का कार्य। केंद्रीय बैंक प्रत्येक अपने देश की बैंकिंग प्रणाली का अंतिम ऋणदाता होता है, ताकि उस अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली में जितने भी बैंक होते हैं उनको आवश्यकता पड़े तो अगर उनको कहीं से भी किसी भी स्रोत से ऋण की प्राप्ति नहीं होती है तो उनको केंद्रीय बैंक के द्वारा ही ऋण या सहायता प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान में रखना है। ये आपके 4 प्रमुख कार्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रास्फीतिक अंतराल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसे ठीक करने के लिए मौद्रिक उपायों को सुझाव दीजिए। किसी अर्थ में मुद्रास्फीतिक अंतराल एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में जितनी सामूहिक मांग होनी चाहिए, सामूहिक मांग उसकी तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा ये मुद्रा अविस्फीतिक था।
मुद्रा अविस्फीतिक अंतराल। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में जितनी सामूहिक मांग होनी चाहिए बेटा, सामूहिक मांग उससे कम होती है। सामूहिक मांग उससे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इन दोनों के अंतर को ही अविस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। ध्यान में ये रखना, सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से जितनी अधिक होती है, अविस्फीतिक अंतराल भी उतना अधिक होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला बिंदु था हमारा ई पॉइंट, यहाँ पर सामूहिक मांग होना चाहिए था, यहाँ पर सामूहिक पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन सामूहिक मांग अपनी तुलना में कम है। तो कम होने का मतलब होता है जिस पॉइंट पर ये बनेगा इसको बोलेंगे हम अविस्फीतिक अंतराल। ये बिंदु ई और सी का हो जाएगा। तो अविस्फीतिक अंतराल को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, अविस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए जो मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं, बैंक दर में कमी कर दी जाएगी। खुले बाजार में सरकार के द्वारा प्रतिभूतियों को वापस क्रय कर लिया जाएगा। नगद कोष अनुपात में कमी कर दी जाएगी, एसएलआर में कमी कर दी जाएगी। ये अविस्फीतिक अंतराल को ठीक करने, ताकि देश में मुद्रा का स्तर बढ़े और इस अवस्था को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, बाजार पर इसका क्या असर होता है। ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और ये किसानों की उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। एक ऐसा मूल्य जिस मूल्य से कम कीमत पर कोई किसानों के फसल को नहीं खरीद सकता, इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। लेकिन इससे बाजार पर क्या असर पड़ता है, बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती है अगर उसको एक न्यूनतम रेट पे, बाजार रेट से अधिक पे खरीदा जाए। तो बाजार में एमएसपी का क्या असर होता है उसकी बात करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों में कृषि की नई तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। एमएसपी एक सामाजिक न्याय के कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। एमएसपी भारत के विशाल जनसंख्या खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है और एमएसपी किसी फसलों की कीमतों को स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। निम्नलिखित क्वेश्चन तो आता ही है और तैयार भी होना चाहिए। आपको कोई डाउट है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कौन सी विधि से, तो क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है कौन सी विधि है। श्रमिकों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, कुल अप्रत्यक्ष कर, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता मतलब मालिक का योगदान। तो ये देखिए पारिश्रमिक, मिश्रित आय वगैरह दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सी विधि है, आय विधि है। ठीक है, तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें क्या करना है, सभी आयों को आपस में जोड़ देंगे और सभी आयों को आपस में जोड़ने के बाद उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना है, तो हमारा वो राष्ट्रीय बन जाएगा। सारी आय को देखिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है यहाँ पर, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष में सभी चीजें जुड़ी होती है, जिसमें लाभ भी होता है, इसमें ब्याज भी जुड़ा रहता है, साथ ही साथ इसमें लगान भी जुड़ा रहता है। ऐसे में परिचालन अधिशेष के अलावा अगर कुछ और भी था हम ऐड नहीं करते। प्लस इसमें मिश्रित आय भी दे रखा है, मिश्रित आय। और इसमें एक चीज और दे रखा है, सामाजिक सुरक्षा में। देखिए सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता का योगदान दे रखा है, तो इसको अगर कर्मचारी के पारिश्रमिक दे रखा है तो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये ना देके हमारे पास अगर वेतन या मजदूरी दे रखा होता तो उसको हम ऐड कर देते। ठीक है, अब इन सबको ऐड करने के बाद इसमें एक चीज और आता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय, इन चारों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्मचारियों का पारिश्रमिक 20,000, परिचालन अधिशेष 17,200, मिश्रित आय हमारे पास दिया हुआ है 2,800, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दे रखा है यहाँ पर 9,000। सबको जोड़ दो, देखो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 800, 200, 1,000 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, ये हो गया 2 1 3 और 1 4, 49,000, ये हो गया 49,000 करोड़ हमारा आंसर। ठीक है, अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आपको डाउट है किसी भी तरह का, मुझे डाउट जरूर बताइएगा।
कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने की पूरी पूरी, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का, 4 नंबर है तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 4 पॉइंट तो बताना ही है। पहला, अर्थ बताना है, यह निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होता है, होने वाला आय है, मतलब इससे देश के या फिर संपत्तियों का निर्माण होता है, या फिर इसमें जो संपत्तियों की कमी होती है, या फिर यहाँ पर जो है दायित्वों में वृद्धि होती है। राजस्व प्राप्तियां इसमें देश के परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न होता है, देश की सामान्य क्रियाओं से उत्पन्न होता है। प्रकृति, पूंजीगत प्राप्तियां एक बार प्राप्त होती है और इसको बार बार दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन राजस्व प्राप्तियां बार बार कर हर साल हर तरीके से लिया जा सकता है। दिखाया गया कहाँ पर है, ये बैलेंस शीट के देनदारियों वाला पक्ष पर दिखाया जाता है, क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ती है, और राजस्व प्राप्तियां जो है लाभ या हानि या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। उदाहरण जैसे सरकार की असल संपत्तियों का बिक्री करना है, ठीक है, या फिर ऋण लेना है, ये पूंजीगत प्राप्तियां होती है, जबकि राजस्व प्राप्तियों में संपत्ति बिक्री पर लाभ, ऋण पर प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी, कर आदि जो है राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, ये आय का एक स्रोत मात्र होता है, और राजस्व प्राप्ति को वास्तव में आय के दर्जा दिया जाता है। ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति में सरकार की संपत्तियां कम होती है, सरकार की संपत्तियां कम होती है, राजस्व प्राप्तियों में सरकार की संपत्तियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है, जबकि राजस्व प्राप्तियों में दायित्वों पर भी कोई भी असर नहीं होता है। तो ये तो हो गया अंतर। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर इस बाजार में असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं, इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस पूरे बाजार में वस्तु की एक समान इकाइयों की बिक्री होती है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है क्रेताओं को भी, विक्रेताओं को उनके पता है किस प्रकार की वस्तु है, वस्तु की कीमत क्या है। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है, जिसको कोई एक उपभोक्ता या कोई एक विक्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। बाजार में प्रवेश और निकासी पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, जो चाहे इस बाजार में आके उत्पादन कर सकता है, जो चाहे उत्पादन छोड़ के जा सकता है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है प्रतिबंध नहीं होता है। अब हम बात करेंगे खंड ग, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग में है, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन दे रखा होगा, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन, मांग की लोच की व्यय विधि को समझाइए। मांग की लोच की व्यय विधि के बारे में बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इस रीति में ज्ञात किया जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी कुल व्यय में कितना परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से कुल व्यय निकालने के लिए वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल व्यय आ जाएगा। इस विधि के द्वारा मांग की लोच की केवल 3 श्रेणियों का आकलन किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है इकाई के बराबर लोच। यदि वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने पर वस्तु की मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वस्तु के व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे जो है इकाई के बराबर मांग लोच कहेंगे। जैसे पहले वस्तु की कीमत 5 थी, अब वस्तु की कीमत बढ़ के 6 होगी। 5 पर 6 इकाई खरीदते थे और 6 पर 5 इकाई, दोनों में ही वस्तु की व्यय समान है, तो इसको बोलते हैं इकाई के बराबर लोच। इकाई से अधिक मांग लोच, मांग की इकाई तब अधिक होती है जब कीमतों में कमी होने से कुल व्यय बढ़ता है या कीमतों में वृद्धि होने से कुल व्यय कम होता है, उसको बोलते हैं इकाई से अधिक मांग लोच। जबकि इकाई से कम लोच क्या होता है, जब कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाए और कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय भी, मतलब जब एक जैसा पॉजिटिव रिलेशन होगा कीमत से, तो वहां पर इकाई से कम लोच होगा। अधिक होता है तो इकाई से अधिक लोच होगा। ठीक है, इस 3 स्थितियां होती हैं। एक उदाहरण के साथ अब बता सकते हैं मार्क्स लेने के लिए। किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत हमारे पास गिवन है, उसकी मांग की मात्रा, तो यहां से हम निकालने हैं कुल एक्सपेंस। कीमत कितनी है, जब 6 से घट के 3 हो गई, मांग की मात्रा 30 से बढ़ के 60 हो गई, तो देखिए 6 3 18, एक्सपेंस कितना होगा 180, 6 3 18 अब भी है,
तो यहाँ पर क्या वस्तु के व्यय में कोई परिवर्तन हुआ, तो व्यय में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पर मांग की लोच कितनी है, 1 के बराबर है, इकाई लोच है। ठीक है, या फिर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से जो अच्छा लगे उसका आंसर लिख सकते हैं आप। मांग की कीमत लोच क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। जब मांग की लोच का अर्थ हम जानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांग लोच कहते हैं, कीमत लोच। जिसका कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन भागा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। तो जब हम कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन को भाग कर देंगे तो जो मिलेगा मांग की लोच, जिसको शॉर्टकट में एडी के नाम से, ईडी से जानते हैं। इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है वस्तु की प्रकृति। अनिवार्य वस्तु है तो मांग लोच बेलोचदार होगी, वस्तु की कीमत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य वस्तु है तो लोचदार होगी, और विलासिता वस्तु है तो बहुत अधिक लोचदार होगी। स्थापन वस्तु का होना, जिन वस्तुओं का निकटतम स्थानापन्न होता है वो अधिक लोचदार होती है, जबकि जिन वस्तुओं का निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है वो बेलोचदार होती है। वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग, जिन वस्तुओं का प्रयोग बहुत अधिक होता है, कई सारे विकल्पों में होता है, उसकी लोच अधिक होती है। जिनके प्रयोग की विकल्प कम होती है उनकी लोच भी कम होती है। वस्तुओं के उपभोग का स्थगित, जिन वस्तुओं को कुछ समय के लिए हम स्थगित कर सकते हैं, आज नहीं करना, कीमत ज़्यादा बाद में करेंगे, तो ऐसी वस्तुएं लोचदार होंगी। लेकिन जिनको हम जो है स्थगित नहीं कर सकते, जैसे नमक है, आटा है, दाल है, जिसको हम रोक देते हैं, हमें यूज़ करना ही है, तो उनकी मांग बेलोचदार होती है। संयुक्त मांग, जिन वस्तुओं को एक साथ मांगा जाता है एक ही प्रयोग के लिए, जैसे कलम और स्याही, कलम बिना स्याही के, स्याही बिना कलम के काम नहीं हो सकता, जूता मोजा, इन लोगों की में बेलोचदार होती है, क्योंकि इन लोगों की एक की कीमत का दूसरे की मांग पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में अंतर स्पष्ट करना है। तो एकाधिकार बाजार क्या है, एकाधिकारी क्या है, इसके बारे में कम से कम 6 पॉइंट या 7 पॉइंट लिख देंगे, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतर है कि एकाधिकार वस्तु की प्रकृति, पहला अंतर है। एकाधिकार में एक ही वस्तुएं होती हैं और उसके कोई निकटतम स्थानापन्न, उसकी मिलता जुलता कोई वस्तु नहीं होता, जबकि एकाधिकार में अनेक फर्में होती है, सभी के पास अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती, सारी एक दूसरे की निकटतम होती है, स्थानापन्न होती है। फर्मों की संख्या, एकाधिकार में पूरे बाजार में वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है, एक ही विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार में उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। पॉइंट नंबर 3, फर्म या उद्योग में संबंध, एकाधिकार में उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता, उद्योग ही फर्म है और फर्म ही पूरा उद्योग होता है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उद्योग फर्मों का समूह होता है, इसमें कई सारे फर्में शामिल होती हैं। फर्मों का प्रवेश, पॉइंट नंबर 4, इस बाजार में किसी भी नए फर्मों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है, कोई भी इस बाजार में नहीं आ सकता, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में नई फर्में प्रवेश कर सकती है। एकाधिकार में विक्रय लगाते हैं यानी कि विज्ञापन, इस बाजार में विज्ञापन केवल सूचनात्मक होती है, मतलब केवल सूचना देना कि भाई हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी कीमत इतनी है, बस। इसका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता, इसलिए अपने आप को अच्छा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक होती है, तो ऐसे में प्रतियोगी विज्ञापन होती है कि हमें अपने सामान को दूसरे से बेहतर दिखाना है, इसलिए विज्ञापन मूल्य यहाँ पर ज़्यादा होता है। कीमत या लाभ, एकाधिकार में एक उत्पादक दीर्घकाल में लंबे समय में असामान्य लाभ हासिल कर सकता है, क्योंकि अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जबकि एकाधिकारी में चाहे दीर्घकाल हो या अल्पकाल हो, सामान्य लाभ ही अर्जित हो सकता है, क्योंकि असामान्य के लाभ की तरफ जाएंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसे में बढ़ी हुई कीमतों पर उसका माल बिकना भी कम हो जाएगा। जबकि कीमत विभेद की अगर बात करते हैं, एकाधिकार में कीमत विभेद की स्थिति होती है, मतलब एक वस्तु को अलग अलग लोगों पर अलग अलग कीमत पर बेचना, जबकि यहाँ पर एकाधिकारी में अगर एक ही प्रकार की वस्तु है उसकी कीमतों में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसी में इसकी ऑप्शनल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य किस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रोफेसर मार्शल के अनुसार
कि किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा होता है। उनके अनुसार कि वस्तु का मांग उपभोक्ता से और पूर्ति जो है उत्पादक से जुड़ा होता है, जहां पर उपभोक्ता कम से कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है और उत्पादक अधिक से अधिक कीमत पर ज़्यादा मात्रा बेचना चाहता है। ऐसे में इस बाजार में जिस बिंदु पर वस्तु की कीमत में उपभोक्ता खरीदने को और उत्पादक बेचने को तैयार होता है, उसी को संतुलन मूल्य कहा जाता है। तो उनके अनुसार जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो, या जिस मूल्य पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो, उसी को हम संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। इसके लिए आपको उदाहरण देना होगा, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो बदले में वस्तु की मांग घट रही है, जबकि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर है, 6 रुपए होने पर 60 और 60 दोनों बराबर है, तो इस बिंदु को हम संतुलन बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु की ये है पूर्ति और ये मांग, दोनों में बिंदु ई पर बराबर हो रहा है, तो जिस कीमत पर बराबर होता है इस कीमत को संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं, और ये संतुलन मात्रा है। मतलब जब एक वस्तु की कीमत 6 है तब वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही 60 इकाई है, इसलिए रुपये 6 को संतुलन कीमत और इसी कीमत पर संपूर्ण बाजार में उस वस्तु का क्रय विक्रय होना तय किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 19, लेकिन यहां पर भी आपको 2 है। आय, राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि का वर्णन करना है, सॉरी व्यय विधि का वर्णन करना है। तो व्यय विधि के अंदर क्या था, एक देश की अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर जो भी व्यय किया जाता है उनका योग किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि में कुछ चरणों को समझा जाता है। तो व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए प्रमुखता जिन चरणों की बात करते हैं, पॉइंट 1 चरण नंबर 1 पहला, इस चरण में बाजार कीमत पर एक वर्ष में किए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर उत्पाद लिखा हुआ है, ये उत्पाद लिखा हुआ है। बाजार मूल्य पर कि जीडीपी एमपी का कैलकुलेशन होता है, इसके लिए जितने भी प्रकार के व्यय होते हैं, एक घरेलू क्षेत्र के द्वारा निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार के द्वारा किया जाने वाला सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, उत्पादकों के द्वारा किया जाने वाला स्थिर पूंजी निर्माण, और उसके साथ साथ जो स्टॉक में परिवर्तन होता है, इन दोनों को जोड़ के सकल घरेलू पूंजी निर्माण समझा जा सकता है। और तीसरा होता है शुद्ध निर्यात, यानी कि निर्यात माइनस आयात। तो इन चारों प्रकार के व्ययों को, जो अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभ है, जोड़ के कुल व्यय या फिर सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर की गणना की जाती है। जैसे ही सकल घरेलू उत्पाद की गणना हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण में। इस चरण में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध घरेलू आय की गणना की जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी, घरेलू आय की गणना की जाती है। इसके लिए जो भी हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शॉर्टकट बोलते हैं इसको एनआईटी, और मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में हमें निकालना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो भी शुद्ध घरेलू आय है उसमें से विदेशी प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है, तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। मतलब साफ है, इस व्यय विधि के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के प्रवाह में प्रमुख जो पॉइंट है, इसमें निजी उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं के प्रवाह, सरकारी उपभोग, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, माल सूची के लिए प्रवाह, जो कि दोनों ही सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंतर्गत आता है, और शुद्ध निर्यात के मूल्य को शामिल किया जाता है। ये व्यय विधि के प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें ऑप्शनल है, या तो आप ऊपर वाला लिखिए या फिर नीचे। न्यून मांग के क्या कारण है, न्यून मांग के उत्पादन, रोजगार और कीमतों पर क्या प्रभाव होता है। न्यून मांग के प्रमुख कारण, जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार स्तर के आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होता है उसे न्यून मांग कहते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग के उत्पन्न होने के प्रमुख जो कारण होते हैं वो पता है। किसी भी देश में न्यून मांग के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, सरकार द्वारा करेंसी पूर्ति करने और बैंकों द्वारा साख निर्माण घटा देने के कारण कुल मात्रा में कमी हो जाती है। बैंक दर में वृद्धि हो जाना, करों में वृद्धि हो जाना, ठीक है। इन सब से क्या होता है ना, लोगों के पास पैसे नहीं होते, मांग कम हो जाती है धीरे धीरे। सार्वजनिक मांग में कमी हो जाना, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि कारण उपभोग मांग की कम होना,
निर्यात में कमी होना, इन सब से देश में मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। ऐसे में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अब बात है कि इससे देश पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है। न्यून मांग देश की सबसे खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति में देश का जो उत्पादन होता है, उत्पादन कम होने लगता है, रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है। उत्पादन कम होने का मतलब, मान लीजिए उत्पादकों ने 100 वस्तु का उत्पादन किया, मांग कम होने से 80 वस्तुओं का बिक्री हो रही है, ऐसे में 20 वस्तु हमारी वैसी रह जाती है। आने वाले टाइम में 20 वस्तु का उत्पादन घटा दिया जाता है और 20 वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है। और जब उत्पादन उत्पादन कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है वस्तुओं की कीमतों पर भी असर होगा, क्योंकि जब वस्तु ये बिकेंगी नहीं, उनकी कीमतों को कम करना पड़ेगा, तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आती है। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको उत्तराखंड बोर्ड, सॉरी, हरियाणा बोर्ड के सरकार के द्वारा जारी किया गया अपने छात्रों के लिए, और उनके सटीक आंसर मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी पता चल सके कि एक्चुअली में बोर्ड में आंसर लिखा कैसे जाता है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। शेयर करते रहिए, और हाँ, किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट टाइम अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से डायरेक्टली मुझे कमेंट कीजिए। बाय बेटा।